अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण की। उदासीनीकरण या आप इंग्लिश में कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। आपके पास कोई भी अम्ल है, कोई भी क्या है? अम्ल, और वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? लवण बनता है, और साथ में कभी कभार बनता है जल। और इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे अम्ल में हमने लिया HCl और क्षार में हमने लिया NaOH। दोनों को जब आप एक बीकर में मिलाओगे तो यहां से Na और यहां से Cl निकल जाएगा, और लवण हमारा बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और H और ये OH, ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे H2O यानी जल। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण ही कहते हैं, जो हमने पहले भी 2 बार पढ़ी है अभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा की। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है? उदासीनीकरण ऊष्मा, या इंग्लिश में आप कह सकते हो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपके पास जब 1 मोल अम्ल हो, 1 मोल क्या हो? अम्ल। जब 1 मोल अम्ल कौमा 1 मोल क्षार के साथ, 1 मोल अम्ल 1 मोल क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, तो उत्सर्जित यानी निकलने वाली ऊष्मा को, निकलने वाली ऊष्मा को, उत्सर्जित ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ध्यान रखना है आपको कि 1 मोल अम्ल 1 मोल क्षार के साथ क्रिया करेगा। जैसे 1 मोल अम्ल में हमने HCl लिया, 1 मोल क्षार में हमने NaOH लिया। 1 मोल का मतलब यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। यदि मैं 2HCl लिख देता तो 2 मोल थे HCl के। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो आपको बार बार मैं सिखा रहा, ऐसे NaCl बनता है और H2O बनता है। ठीक है, अब आपको यहां ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा है 13.7 किलो कैलोरी। ये जो ऊष्मा निकली है इसे ही कहते हैं हम उदासीनीकरण ऊष्मा। ध्यान रखना है कि आपके पास ये प्रबल अम्ल है और ये है प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल की जब भी प्रबल क्षार से अभिक्रिया होगी तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान इतना ही होगा। प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ उदासीनीकरण ऊष्मा का मान स्थिर होता है, और वो होता है 13.7 किलो कैलोरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और प्रबल क्षार भी पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। ये अपने पूरे H पॉजिटिव आयन छोड़ देता है और ये अपने पूरे OH नेगेटिव आयन छोड़ देता है। हम मानते हैं कि जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं वे प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं, और हम मानते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघटय लगभग 100% आयनित होता है, ऐसा मानते हैं हम। तो इसलिए जब सारे H पॉजिटिव इसने छोड़ दिए, सारे OH नेगेटिव इसने छोड़ दिए, तो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड बनते समय हीट निकलती है, बाहर ऊष्मा निकलती है। तो इतनी ऊष्मा निकलती है 1 मोल जल के अणु के बनने पर। 1 मोल जल बनेगा तो इतनी हीट निकलेगी। अब यदि मैं आपको कहूं कि आप कोई भी प्रबल अम्ल, कोई भी प्रबल क्षार ले लो, उससे इतनी ही 13.7 किलो कैलोरी ही ऊष्मा निकलेगी 1 मोल से। यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये एक CH3COOH है, एसिटिक अम्ल, आपको पता है दुर्बल अम्ल है, एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन में KOH के साथ करा देता हूं, KOH, ये है प्रबल क्षार। NaOH और KOH क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं दोनों। अब यहां से तो अम्ल में से तो H निकलेगा और क्षार में से निकलेगा OH। हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3COOK, CH3COOK प्लस यहां से H, यहां से OH, H2O। मैं आपको बताता हूं कि प्रबल क्षार तो अपने सारे OH नेगेटिव आयन छोड़ देगा,
क्योंकि 100% आयनों में टूट जाएगा, जबकि दुर्बल अम्ल के H पॉजिटिव आयन को छोड़ने के लिए कुछ हीट की जरूरत पड़ेगी, और हीट की जरूरत पड़ेगी तो उसमें इस 13.7 किलो कैलोरी में से कुछ ऊष्मा, कुछ हीट इसे बॉन्ड को तोड़ने में व्यर्थ हो जाएगी, जिससे हमारे इस रिएक्शन के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी नहीं होगा, यहां होगा लगभग, यहां होगा 13.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो जो ऊष्मा का मान यहां घटा है ना, वो ऊष्मा कहां गई, इस दुर्बल अम्ल की हेल्प करने में गई, क्योंकि दुर्बल अम्ल के इन H पॉजिटिव आयनों को छुड़वा के अलग करना था। ये OH नेगेटिव आयन इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ और हम जुड़ के H2O बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे ना आप। और यदि मैं दोनों ही दुर्बल ले लूं, मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास एक अम्ल है HCOOH, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ठीक है, बताया था मैंने इसके बारे में, बिच्छू बूटी का नाम बताया था ना। अब ये हमारे पास HCOOH है, ये है फॉर्मिक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, और इसका रिएक्शन आप एक क्षार ले लो, दुर्बल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है दुर्बल क्षार। अब ये दोनों ही दोनों दुर्बल हैं, तो इन्हें तो हमें पता है कि इसे H पॉजिटिव छोड़ना है, इसे OH नेगेटिव छोड़ना है। अम्ल तो H पॉजिटिव छोड़ता है, क्षार छोड़ता है OH नेगेटिव, बनेगा HCOONH4, HCOONH4 बनेगा, और साथ में बनेगा H2O। पर H2O के बनने से जो हीट निकलेगी, उस हीट का इसे भी कुछ हिस्सा चाहिए OH को अलग करने के लिए, और इसे भी चाहिए H पॉजिटिव को अलग करने के लिए। तो दोनों की हेल्प जब होगी तो यहां हमारे पास कितनी ऊष्मा रह जाएगी, लगभग 11.9 किलो कैलोरी, इतनी ऊष्मा रह जाएगी। तो यदि प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ क्रिया होगी तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान निश्चित होता है, फिक्स होता है 13.7 किलो कैलोरी। और फिर यदि दोनों में से कोई एक दुर्बल है तो भी घटेगी, और दोनों ही दुर्बल है तो भी उदासीनीकरण ऊष्मा घट जाएगी। जल्दी से पोज करके लिखो आप। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। तो यहां एक हेडिंग लिख लेते हैं, नोट। नोट में हम लिख देते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो इनकी जो उदासीनीकरण ऊष्मा है, उदासीनीकरण ऊष्मा वो निश्चित होती है। निश्चित कितनी होती है वो, 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, कारण क्या है इसका, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूर्ण आयनन होता है इनमें दोनों में, पूर्ण आयनन। पूर्ण आयनन का मतलब 100% आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। जबकि आपके पास दुर्बल अम्ल है और इसकी क्रिया आप दुर्बल क्षार के साथ कर रहे हैं, तो इनकी जो उदासीनीकरण ऊष्मा होगी ना, इनकी जो उदासीनीकरण ऊष्मा होगी वो 13.7 किलो कैलोरी से कम होगी। क्यों होगी कम, इसका कारण है अपूर्ण आयनन। ठीक है, आयनन पूरा नहीं होता है, ये पूरे 100% आयनों में नहीं टूटते। अब क्यों नहीं टूटते और क्यों नुकसान हुआ हीट का, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली अभी थोड़ी देर पहले।